21 जनवरी 2024 वो टारगेट रहने वाला है। और इसमें हम एनसीईआरटी कवर करेंगे साइंस की, ठीक है ना, क्योंकि जो भी सीटेट में रीट में स्टेट टेट होते हैं ज़्यादातर उनमें अब एनसीईआरटी बेस ही पूछा जाता है। सीटेट तो बिल्कुल एनसीईआरटी की भाषा आती है उसमें, तो सीटेट में तो उदाहरण भी पूछे जाते हैं, तो सीटेट की वो एनसीईआरटी की बुक से ही लिए जाते हैं। पूरा जो पेपर है वो एनसीईआरटी बेस आता है ना। और उसमें जो पेडागोजी जो भी पूछी जाती है वो उसमें जो उदाहरण लिए जाते हैं है ना, साइंस से जो बुक है एनसीईआरटी की बुक से ही उसके उदाहरण लिए जाते हैं और उनसे ही पेडागोजी पूछी जाती है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं उसको। तो साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं हमारी। आज हमारा पहला दिन है, तो हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट भोजन के घटक यहाँ से शुरुआत करेंगे, है ना। एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप बता सकते हैं कमेंट में, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रखा भोजन के घटक। अब देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल। ये जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, इनमें क्या होता है, ये जो खाद्य पदार्थ हैं, प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों या जंतुओं से प्राप्त होती हैं। हम जो भी खाना खाते हैं वो हमें किससे प्राप्त होता है, पादप अथवा जंतुओं से प्राप्त होता है, ठीक है। ये आप जानते हैं। ये है ना, प्रत्येक व्यंजन में एक एक से अधिक कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पादप अथवा जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ये जो कच्ची सामग्री होती है, इसके संगठन क्या होते हैं ना, इस कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम क्या कहते हैं, पोषक कहते हैं। अब पोषक हमारे भोजन में मुख्य पोषक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। पोषक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश और जल शामिल होते हैं, जिनकी हमारे शरीर को क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इसकी जांच हम कैसे करेंगे, है ना, इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे। इसका परीक्षण करने के लिए हमें कुछ विलयन की आवश्यकता होगी, जिनको हम पहले से तैयार कर लेंगे, फिर उनका हम परीक्षण कर सकते हैं। अब देखिए इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन और कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होगी, और आपको कुछ परखनली और एक ड्रॉपर की भी आवश्यकता होगी। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन अथवा कच्ची सामग्री पर करें, है ना। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सरणी 1.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए, अब हमें सबसे पहले हम करेंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट है ना, यानी किसी हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में होते हैं। यानी जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मंड अथवा शर्करा के रूप में होता है। और मंड अथवा शर्करा के रूप में होता है, इसका परीक्षण हम कैसे करेंगे, है ना। किसी खाद्य पदार्थ में मंड है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, इससे पहले हम 2-3 विलयन तैयार करेंगे, है ना, जिससे 3 विलयनों से क्या होगा, हमारा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का परीक्षण हम कर लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम आयोडीन का विलयन तैयार करेंगे। आयोडीन का विलयन तैयार करने के लिए क्या करेंगे, आयोडीन के तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखने लेंगे, उसमें जल से आधा भर लेंगे और कुछ बूंद उसमें टिंचर आयोडीन की मिला देंगे, जिससे हमारा आयोडीन का विलयन तैयार हो जाएगा। फिर कॉपर सल्फेट का विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि कॉपर 100 ml जल लेंगे एक परखनली में, उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल देंगे, जिससे हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन तैयार हो जाएगा। अब हम कास्टिक सोडा का विलयन बनाना है। कास्टिक सोडा का विलयन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 ml जल लेंगे, उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिला देंगे, जिससे हमारा क्या कास्टिक सोडा का विलयन तैयार हो जाएगा। अब सबसे पहले हम मंड यानी कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो हमारा पदार्थ है, खाद्य पदार्थ है ना, उसे कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे। जैसे हमें आलू में ही देख लेते हैं कि हमारा
इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है कि नहीं, मंड होता है कि नहीं, शर्करा होती है कि नहीं। तो हम आलू को क्या करेंगे, बीच से ज़्यादा काट लेंगे। काटने के बाद हम इसमें आयोडीन की 1 या 2 या 3 बूंद डाल देंगे। अब इसमें होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। यदि इसका रंग नीला या काला हो जाता है तो क्या है, हमारे खाद्य पदार्थ में मंड उपस्थित है। ऐसे ही हम चावल के आटे के साथ में, है ना, और गेहूं के आटे के साथ में, जिस भी खाद्य पदार्थ का हमें परीक्षण करना है कि इसमें ये है या नहीं, यानी कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, उसकी थोड़ी सी मात्रा लेंगे, है ना। यदि वो चूर्ण है तो उससे थोड़ा सा पानी डालकर उसमें मिक्स कर लेंगे, है ना, और फिर उसमें आयोडीन की बूंद डाल के देखेंगे। ठीक है, तो अगर ये बैंगनी खाद्य पदार्थ का रंग आयोडीन डालने पर नीला या काला हो जाता है तो उसमें क्या है, मंड उपस्थित है, यानी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। यदि नीला काला नहीं होता है तो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित नहीं। अब प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीन के परीक्षण के लिए हम किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी सी मात्रा लेंगे। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है वह ठोस है तो उसे पेस्ट अथवा चूर्ण की आवश्यकता होगी, है ना। खाद्य पदार्थ थोड़ी मात्रा को पीस कर मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ प्रणाली में डाल देंगे और 10 बूंद डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। अब ड्रॉपर की सहायता से प्रणाली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन और 10 बूंद कास्टिक सोडा, है ना। कॉपर सल्फेट का विलयन जो हमने ऊपर बनाया था, 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडे की डालेंगे। इनको अच्छी तरह से हिलाएंगे, है ना। क्या प्रणाली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है ना। मतलब एक प्रणाली ली हमने, उसमें बेसन डाल दिया, उसमें थोड़ा सा पेस्ट बना लिया पानी डालकर। अब उसमें हम 2 बूंद कॉपर सल्फेट या और 10 बूंद कास्टिक सोडा की डालेंगे और उसमें देखते हैं कि उसका पेस्ट का रंग बैंगनी होता है या नहीं। अगर बैंगनी हो जाता है तो इसमें प्रोटीन उपस्थित है, बैंगनी नहीं होता तो इस प्रोटीन उपस्थित नहीं है। वसा के लिए परिचय, वसा के लिए क्या करेंगे, किसी भी जिस पदार्थ का हमें परीक्षण करना है उसको कागज़ में रखकर कूटेंगे। कागज़ में रखकर कूटने पर, है ना, उसमें तेल के धब्बे दिखाई देंगे, है ना। तेल के धब्बे दिखाई देने पर वो क्या धुंधला सा प्रकाश की तरफ ले जाएंगे तो धुंधला सा प्रकाश दिखाई देगा, है ना। तो उसमें क्या है, वसा की मात्रा उपस्थित है। और यदि उसमें दाग धब्बा नहीं आता है और प्रकाश से सामने ले जाने पर धुंधला प्रकाश दिखाई नहीं देता है तो समझ लो उसमें वसा उपस्थित नहीं है। तो हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के लिए खाद्य पदार्थ का परीक्षण किया। विटामिन और खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे खाद्य पदार्थ में उपस्थित होते हैं। इन सभी को हमें क्यों आवश्यकता होती है, हमारे शरीर में जो सभी पोषकों की आवश्यकता क्यों होती है ना। विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, है ना। अब इनके कार्य पढ़ लेते हैं, है ना। कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है ना, वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, है ना। वसा से भी हमें ऊर्जा मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। इसका मतलब हमें वसा अधिक खानी चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि वसा अधिक खाने से क्या मोटापा बढ़ता है ना। वसा और कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कुछ स्रोत दे रखे हैं। क्या, कौन से स्रोत रखे हैं, कार्बोहाइड्रेट किन किन से प्राप्त होता है हमें, बाजरा से, चावल से, गेहूँ से, शकरकंदी से, आलू से, गन्ना से, पपीता से, तरबूज से, आम से, मक्का से, है ना। और अब देखो वसा के भी कुछ स्रोत दे रखे हैं आपके, है ना। मूंगफली, तिल, गिरी, है ना, मछली, मांस, अंडे। ऊपर जो दे रखे हैं मूंगफली, तिल, गिरी, ये वसा के पादप स्रोत हैं। और जंतु स्रोत कौन से आपके, मछली, मांस, अंडा, जो आपके वसा के लिए जंतु स्रोत हैं। प्रोटीन के लिए पादप स्रोत और जंतु स्रोत। प्रोटीन के लिए जो पादप स्रोत हैं वो हैं मटर, चना, मूंग, तुअर दाल, राजमा, सोयाबीन, है ना। और जंतु स्रोत कौन से, मछली, पनीर, अंडा, दूध, है ना। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किस लिए होती है, शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, है ना। शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं, है ना। जो लोग जिम जाते हैं ना, जिम करते हैं तो उनको क्या बताया जाता है, प्रोटीन डाइट बताई जाती है, उनको प्रोटीन खाना बताया जाता है ना। जिनका वजन नहीं बढ़ता उनको प्रोटीन युक्त खाना बताया जाता है ना। जिससे उनका क्या होता है, शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। इनके शरीर में क्या आते हैं, वृद्धि होती है और स्वस्थ रहता है और वजन भी बढ़ता है प्रोटीन से। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा
करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थि, दांत, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के से जानता है। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हमारे शरीर के सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा, आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने के लिए हमारी सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन दिए रखे हैं। तो विटामिन ए है ना, विटामिन ए किस किस में होता है? देखो, आम में होता है, गाजर में होता है, पपीता में होता है ना, मछली के तेल और दूध में होता है। विटामिन बी गेहूँ, यकृत और चावल में होता है। विटामिन सी जितने खट्टे फल होते हैं ज़्यादातर, जैसे टमाटर है, संतरा है, नींबू, आंवला, मिर्च, अमरूद, इनमें क्या होता है? विटामिन सी होता है। विटामिन डी दूध, मक्खन, अंडे, मछली, इनमें क्या होता है? आपका विटामिन डी। और धूप से भी हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अब देख लीजिए आयोडीन के स्रोत देख लीजिए। अब आयोडीन जो है हमें पालक, अदरक है ना, मछली, इनसे प्राप्त होता है। फास्फोरस है आपको दूध, केला, चावल, इनसे प्राप्त होता है। लोह है आपको पालक, सेब, है ना, इनसे प्राप्त होता है। कैल्शियम आपको अंडा और दूध से प्राप्त होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। ये क्या है? सारे खनिज लवण हैं। कौन से? आयोडीन, फास्फोरस, लोह, कैल्शियम, ये क्या है? सारे खनिज लवण हैं, है ना। विभिन्न खनिज लवणों के स्रोतों को दिखाया गया है ना। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं, है ना। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। हालांकि चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। साधारणतः हम कह सकते हैं चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। ठीक है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं और हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश में मुख्यतः स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां, है ना। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है। इसका आवश्यक अवयव और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने हमारे शरीर की क्या करता है? सहायता करता है। इसलिए कॉन्स्टिपेशन यानी जो कहते हैं कब्ज, है ना, जिनको होती है ना, तो उनको क्या हो जाता है? फाइबर युक्त डाइट बताइए, रुक्षांश युक्त खाना बताया जाता है ना, फाइबर डाइट। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारी सहायता करता है। ये कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे मूत्र, पसीने को शरीर से बाहर निकाल सहायता करता है। हमारे शरीर को जितनी जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव्य के रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। ठीक है। अब संतुलित आहार संबंधित पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की बुद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होनी चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक होना चाहिए, ना आवश्यकता से कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल का होना चाहिए। इस प्रकार आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं, है ना, जिसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हों, है ना, हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार। तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए संतुलित आहार कहलाएगा। अब सभी आयु वर्ग के लिए संतुलित, प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? नहीं। क्या आप यह सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है ना? सोचिए, एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। जांच कीजिए कि प्रतिदिन जो भोजन आप करते हैं क्या उसमें सभी पोषक तत्व उपस्थित हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे का मिश्रण, केला, पालक, सत्तू, गुड़ और सब्जियां इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। छिलका उतारकर यदि सब्जी और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज लवण होते हैं। चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है, इससे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया तो बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभदायक प्रोटीन और खनिज लवण की
की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना, अंडरलाइन कर लेना। पकाने से क्या होता है, विटामिन सी जो है गर्मी से नष्ट हो जाता है, ये उचित नहीं है। तो आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि मैं अभी इसी कर देती हूँ। और क्या ये उचित होगा कि हम अपने आहार में फल, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें। बूझों ने सुझाया कि हर समय वसायुक्त खाना सर्वोत्तम भोजन है। 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और 1 कटोरी वसायुक्त भोजन है ना अधिक ऊर्जा देगा। क्या ऐसा नहीं होता? अतः उससे तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि वसायुक्त भोजन ही खाए, इसके अलावा कुछ नहीं खाए। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसायुक्त भोजन खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की अधिक मात्रा मोटापे का कारण बनती है। अभावजन्य रोग है ना, अभावजन्य मतलब किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाने पर जो रोग उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभावजन्य रोग कहते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी समय तक बनी रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे कि वृद्धि का अवरुद्ध होना है ना, चेहरे पर सूजन आना, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारियां, पैचिस। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहें तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबले पतले हो जाएगा। वह इतना दुबला हो जाएगी चलने में भी असमर्थ होगा। विभिन्न विटामिन खनिजों के अभाव से भी विभिन्न रोग और विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। यहाँ कुछ रोग दे रखे हैं ना, अभावजन्य रोग, जैसे विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता है ना लक्षण, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना है ना। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी रोग हो जाता है, इसे कहते हैं क्या? क्षीणता, दृष्टिहीनता। विटामिन बी कमी से बेरी होता है, इसमें लक्षण होते हैं दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा की कमी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव बनने में अधिक समय का लगना। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ठीक है। कैल्शियम, अस्थियां, दंतक्षय, कमजोर अस्थियां, दंतक्षय। आयोडीन, घेंगा, गोइटर, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना और लोहा अरक्ता, कमजोरी। ठीक है। सुदृढ़ या फोर्टिफाइड, संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन, यह FSSAI मानकों के अनुसार दंडीकृत खाद्य पदार्थ का लोगो है। खाद्य पदार्थों के सुदृढ़ीकरण से अभिप्राय कि मुख्य भोजन जैसे चावल, गेहूँ, तेल, दूध, नमक में प्रमुख विटामिन और खनिजों को मिलाकर उसकी पोषक तत्वों को उत्तम बनाना है। तो आप इस चैप्टर को पढ़ लिया है, 1-2 बार आपको इसको रिवाइज करें, फिर इसके अपन है ना क्वेश्चन करते हैं। आप इनके क्वेश्चन करने की कोशिश करें, अगर नहीं आए तो फिर हम आपको के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। पहले आप खुद से करने की कोशिश करें, नहीं आए तो फिर हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है। जितना भी पढ़ा है उसे बार बार 1-2 बार रिवाइज करें तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जब पहली बार पढ़ते हैं तो चीज़ें कम समझ में आती हैं, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार दोहराया जाता है तो चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं अपने आप, है ना। और इधर उधर कंटेंट भटकने की जगह, सीटेट में क्या होता है, कंटेंट के लिए हम इधर उधर भटकते हैं और भटकते भटकते बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है और हम सही कंटेंट नहीं मिल पाने के कारण हम मेहनत तो बहुत करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन हमारा क्या होता है, रिजल्ट
नहीं आ पाता सही। और हम करते हैं पढ़ा तो बहुत था, लेकिन पता नहीं पेपर कहाँ से आया, है ना। तो पेपर कहाँ से आता है, सीटेट में एनसीईआरटी से आता है ना। एनसीईआरटी और पेडागोजी ये दो आपने अच्छे से कर लिए तो आपका सीटेट क्लियर है। सबसे पहले आप थोड़ा सा कंटेंट पढ़िए, है ना, एनसीईआरटी की बुक पढ़िए, फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन बनते कैसे हैं, लैंग्वेज कैसी आती है ना, उदाहरण कैसे पूछे जाते हैं, है ना, ऑप्शंस कैसे आते हैं, है ना। तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी और आपका सीटेट आसानी से क्लियर होगा। सीटेट रीट, है ना, जो भी एग्ज़ाम है रीट प्री की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर पढ़ते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।